नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय कानून से अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न आपको मिल जाते हैं। उनके बारे में दो तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस सन में ये अधिनियम पास हुआ या कानून बना, और पहले अधिनियम पास किया जाता है, फिर वो कानून का रूप अख्तियार कर लेता है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसका विषय क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, इसका प्रभाव क्या पड़ा, या उस अधिनियम के परिणाम स्वरूप कौन सा बाद में कोई संस्था का निर्माण हुआ, कोई कदम उठाया गया, तो कौन सा कदम था, कौन सी संस्था थी, ये सब आपसे पूछा जाता है। इस एपिसोड के अंतर्गत भारत के प्रमुख पर्यावरणीय कानून जो भारत की आज़ादी के समय से अभी तक कार्य कर रहे हैं और उनका निर्माण समय समय पर होता रहा है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कारखाना अधिनियम 1948, नाम के लिए तो ये कारखाना अधिनियम है, सीधे तौर पर आपको लगेगा कि पर्यावरण से संबंधित नहीं है। 1948 में ये अधिनियम आया, जिसके तहत जो श्रमिक कारखानों में काम करते थे उनके लिए जो वातावरण था उस पर ध्यान दिया गया। और वातावरण का संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण से है। वातावरण में केवल पर्यावरण की ही बात नहीं की जाती है, उनके काम करने का क्या रूल रेगुलेशन है ये भी डिपेंड करता है, और इसी पे डिपेंड करता है उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनकी दक्षता, और इन सभी नीतियों में परिवर्तन कारखाना अधिनियम 1948 के बाद किए गए। 1987 आते आते महसूस किया गया कि इस अधिनियम में कुछ संशोधन की जरूरत है, तो 1987 में इसमें संशोधन भी किया गया। 1948 देखे आपसे ये पूछा जा सकता है, और 1987 में क्योंकि संशोधन हुआ है तो 87 देखे भी आपसे कारखाना अधिनियम पूछा जा सकता है। संशोधन कभी कभी देगा आपको, या कभी संशोधन नहीं देगा, तब भी आप 1947 से 87 से इसको सुमेलित कर सकते हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, भारत जब आज़ाद हुआ, दो राज्यों के बीच में नदियों के विवाद कई राज्यों के बीच में आए, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी हो सकते हैं। नदियों के बीच के विवाद कैसे सुलझाया जाए, तो केंद्र सरकार ने एक ऐसे सलाहकार नदी बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया जो ऐसे विवादों को सुलझा सके। तो 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम पास किया गया। नदियां दो राज्यों के बीच में सीमा रेखा का प्राकृतिक तौर पर निर्धारण तो करती ही हैं, साथ में अगर उस पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो विद्युत का बंटवारा, जल का बंटवारा, इन सब मुद्दों को लेकर कई बार भिड़ंत हो जाती है। तो इनको कैसे निपटाया जाए, अभी भी कई राज्यों के बीच में विवाद चलते रहते हैं, और ऐसे ही जो अधिनियम है उन विवादों को निपटाने के लिए बोर्डों की स्थापना या जो भी बातचीत होती है इन्हीं के अंतर्गत होती है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1970, तटीय क्षेत्रों में आप देखते हैं शिपिंग के दौरान या कोई माल आता है या जाता है तो कचरा फैलता है, या वैसे भी हम लोग जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है नदियों में डंप करते हैं और नदियां ले जाके वहां पहुंचाती हैं। इससे जो एनवायरनमेंट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो तटीय क्षेत्रों में जो कचरा है उसको कैसे रोका जाए, उसका कैसे प्रबंध किया जाए, इसके बारे में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1970 में लाया गया था। कभी भी आपसे सुमेलित करके ये दिया जा सकता है कि आप इसको बताइए सही है कि नहीं, या सुमेलित करने के लिए आपसे देकर ये पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही कई आगे काम, जो टाइगर प्रोजेक्ट चला वो भी इसी के अंतर्गत 1973 में चलाया गया था। पक्षियों और जानवरों की कैसे सेफ्टी हो पाए, उनके आवासों का कैसे संरक्षण हो पाए, जंगलों में अगर वो रहते हैं तो कैसे उनके आवासों को बचाया जाए, उनको आवासों को संरक्षित रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये पास किया गया, और इसके अंतर्गत फिर कई कार्यक्रम चलाए गए। जैसे 1973 का मैंने आपको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर भी बताया। 92 में हाथी परियोजना भी आई। अभी तटीय उत्तर प्रदेश में एक तराई क्षेत्र में बनाया गया है हाथी संरक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में, ये भी चर्चा में रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई जल प्रदूषण भी फैला, क्योंकि जल पर दबाव बढ़ा, और हमने लगातार उर्वरक का उपयोग करके अपने सीवेज सब नदियों में गिरा के और भूमिगत जल का दोहन करके और गलत तरीके से दोहन करके, चाहे वो सिंचाई के लिए हो चाहे घरेलू उपयोग के लिए हो, और गंदा पानी अंदर पहुंचा के हमने जल को प्रदूषित किया। 1974 में ये आवश्यकता महसूस हुई कि जल के प्रदूषण को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो इसी अधिनियम के तहत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको सीपीसीबी कहते हैं, इसका गठन किया गया। पानी का प्रवाह कैसे अनवरत बना रहे, पानी की जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन रहे, इसके बारे में पैरामीटर्स निर्धारित किए गए। और उद्योग धंधों की जो बात होती है, जहाँ पे जल का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में 3-4 लीटर या इससे ज़्यादा जल की बर्बादी होती है, तब 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आपका स्प्राइट, ठंडरक, ये जो आता है आपके सामने, ये निर्मित होता है। विदर्भ में जहां पर लगातार पानी की समस्या है, किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, वहां पर कोल्ड ड्रिंक कंपनीज बहुत सारे प्लांट अपने लगा के, कुछ तो सरकार की अनुमति से और कुछ बिना अनुमति लिए चोरी करके और पानी का नीचे से दोहन करती हैं, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो उद्योग धंधों को अनुमति लेने की बात तो इसमें 1974 में कही गई, लेकिन नियमों का सही से पालन न होने के कारण ऐसी समस्या कंट्रोल नहीं हो पाती है जितना गवर्नमेंट का टारगेट रहता है। जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण के लिए एक उपकर अधिनियम भी लाया गया 1978 में। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई और इसमें उपभोक्ता को अपने स्थान को बताने और मीटर के प्रकार का चयन करना आवश्यक कर दिया गया कि आप जितना जल उपयोग करेंगे तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एरियाज़ का तो है ही है, बाकी आप देखते हैं वाटर टैक्स हाउस होल्ड्स को भी जमा करना पड़ता है, घर वालों को भी जमा करना पड़ता है जिनके मकान होते हैं। ये इसलिए क्योंकि मीटर लगेगा, जितना ज़्यादा आप दोहन करेंगे, जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि वो इतना रेट कम होता है कि आप गाड़ी धुलने में अपने अगर 200 लीटर पानी खर्च हो जाए तो आपको कोई चिंता नहीं रहती है, जबकि हो सकता था कि वो 20 लीटर में काम चल जाए। तो जल प्रदूषण उपकर अधिनियम जो रोकथाम और नियंत्रण का आया, ये 1978 में आया, इसको ध्यान रखना है। इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप हमको वहाँ पे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और वहाँ से इसको लेके रिवाइज कर लीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980-81 में। अगर 81 आपको देता है तब भी आप इसको सुमेलित कर सकते हैं या आंसर कर सकते हैं। वैसे 1980 देखे बहुत बार ये पूछा गया है और इस अधिनियम में वनों को संरक्षित करने के सारे प्रयास किए गए। वनों का जो 33% का मानक है कि हर हाल में जितना भूभाग है उसके कम से कम 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए, ये सब इसी में डिसाइड किए गए थे। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आया और 1981 में आया। तो वन संरक्षण के बाद में ये वायु, वनों से वायु, ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ये अधिनियम 1981 का है। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को इसके अंतर्गत और शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड अब और शक्तिशाली बन गया था क्योंकि उसको वायु प्रदूषण भी रोकना था। फिर वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1982 के तहत भी कुछ बातें कही गई। इसके तहत जो शक्तियाँ थीं और जो बैठकें थीं, उनकी जो प्रक्रियाएं थीं, वो कैसी होंगी और क्या क्या शक्तियाँ दी जानी हैं, इनको परिभाषित किया गया था 1982 में। कभी कभी जब आपको कन्फ्यूजन होता है, 80, 81, 82 सब दे दिया जाता है, तो 81, 82 कभी कभी दो आंसर आप देखते हैं, क्योंकि कौन सा पूछा जा रहा है ये क्लियर नहीं हो पाता है, तब आयोग को प्रश्न डिलीट करना पड़ता है। दो आंसर या फिर हो जाते हैं, या इनमें से 81 या 82 में से कोई एक आंसर में ऑप्शन दिया हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है, 23 मई 1986 को ये पारित होता है। यहाँ पर डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। संसद के द्वारा ये पास जब होता है 1986 में मई में, और फिर नवंबर 19 को ये लागू हो जाता है 1986 में। 26 धाराएं इसमें हैं, 4 अध्याय हैं। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इसलिए इसके डिटेल में हम धाराओं की भी चर्चा कर रहे हैं। नवंबर में ये लागू होता है, 19 नवंबर को। और मुख्य उद्देश्य इसका ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए हैं, उनको भारत में कैसे कानून बनाकर लागू किया जाए। तो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 धाराएं भी आपकी इससे ये जो रिलेटेड है ये पूछी जा सकती हैं। और 23 मई 1986 को ये संसद जो अधिनियम है इसको पास करती है और 19 नवंबर 1986 को इसको लागू करती है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम फिर आता है 1987 में। तो 81 में भी था, 82 में भी था और 87 में फिर से आ जाता है। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन इसके अंतर्गत किया जाता है और केंद्र सरकार को निपटने के लिए अधिकार दिए जाते हैं कि कैसे वायु प्रदूषण से वो निपटे,
क्योंकि वायु प्रदूषण की स्थितियां जैसे जैसे क्लियर होती हैं, पाया जाता है कि फेफड़े में कई तरीके की बीमारियां, सांस लेने में दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, और अगर स्वस्थ वायु किसी के शरीर में नहीं जा रही है तो कैसे वो लंबी जिंदगी जी पाएगा। तो इसीलिए ये स्टेट लेवल पर भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन किया गया, उसको जो अधिकार राज्यों को दिए गए और केंद्र सरकार के जो अधिकार हैं उनको बढ़ाया गया 1987 में वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों का उद्देश्य, ये 1979 का है। तो ये अधिनियम ही था बेसिकली, ये ऐसे टाइटल दिया गया है। और ये जो अधिनियम था, इसमें नियमों का उद्देश्य जो है, ये अधिनियम इसके बारे में ही पास किया गया था। और इसमें जो भी खतरनाक कचरा होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं कचरा, ऐसा हम निकालते हैं जो बहुत खतरनाक होता है, और खास करके जो रेडियोधर्मी जितने भी तत्व हैं, तो उनका उत्पादन, भंडारण, प्रबंधन, आयात, उपचार कैसे किया जाए, उस पर नियंत्रण करता है खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित जो प्रबंधन और हैंडलिंग का अधिनियम है। और ये आया था 1989 में, 1989 में। सन आपको हर हाल में रटा होना चाहिए। खतरनाक नियमों का निर्माण, भंडारण और आयात अधिनियम 1989 में आया। वही सब 1989 का जो था, इसमें ये रिपीट किया गया, कैसे क्या खतरनाक कचरे का निर्माण किया जाए, कैसे इसको निर्यात किया जाए, कैसे इसका भंडारण किया जाए। खतरनाक सूक्ष्म जीवों के बारे में भी बहुत बार आपने विदेशों से सुना होगा कि किसी एक ब्रीफकेस में अगर भेज दिया जाए कुछ सूक्ष्म जीवों को, और इंडिया में आके वो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इनको एक वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके आयात से संबंधित, इनके सूक्ष्म जीवों और जीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे इनके प्रभावों से बचा जा सके, या इनका जो सकारात्मक उपयोग है वो कैसे बनाए रखें और इससे कोई नुकसान ना हो। तो आनुवांशिक रूप से जो इंजीनियरिंग जीव हैं और जो कोशिकाएं हैं, इनके निर्माण से, इनके उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण से संबंधित 1989 में ये अधिनियम भी पास किया गया था। तो जो ये 1989 का खतरनाक अपशिष्ट का है अधिनियम, उसी समय खतरनाक सूक्ष्म जीव या आनुवंशिक रूप से जो इंजीनियरिंग से डेवलप किए गए जीव हैं, कोशिकाएं हैं, उनके संबंधित भी ये नियम है। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अन्य मुद्दे जो पहले कम इम्पोर्टेंट लगते थे वो महत्वपूर्ण होते नजर आएंगे। अब तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जो अधिनियम है 1991 का, इसमें बैंक, ओटर और मोहल्लों को सुरक्षा प्रदान की गई थी इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें तटीय विनियमन क्षेत्र, तटों से संबंधित ये जो क्षेत्र थे, तटों से संबंधित, इसमें उनका विनियमन कैसे किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक देयता अधिनियम और नियम 1991 और 1992 में इसको संशोधित भी किया गया था। और ये जो अधिनियम था, सार्वजनिक देयता अधिनियम, इसके तहत ऐसे व्यक्तियों को बीमा प्रदान किया गया था जो खतरनाक पदार्थों को संभालने का काम करते हैं और उसके दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ कोई प्रावधान होना चाहिए ना, जिसके अंतर्गत वो कुछ लाइफ सिक्योरिटी पा सके। तो दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 ये लाया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, और ये अधिनियम ऐसे व्यक्तियों, संपत्तियों और पर्यावरणीय नुकसान को मुआवजा देने का काम करता है जो खतरनाक पदार्थों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जो भी खतरे हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनसे अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 उनको मुआवजा देता है, इन सभी व्यक्तियों को, उनके परिवारीजनों को जो ऐसे खतरे से क्या हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, जो हानिकारक पदार्थों के क्षतिग्रस्त होने से पीड़ित हैं। तो ये 1995 का अधिनियम है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997। तो अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में आया और इसके तहत उद्योगों के लिए EPA प्रदान किया जाता है। उद्योगों के लिए जो भी EPA प्रदान किया जाता है तो उसकी सुरक्षा से संबंधित अधिकार उनको दिए गए हैं, और यदि अधिकारों का उल्लंघन करेंगे उद्योग तो अधिनियम के तहत उद्योग वर्ग इस अधिनियम के तहत अपील भी कर सकते हैं। अगर इन अधिकारों का उनके उल्लंघन होता है तो उद्योग अपील भी कर सकते हैं। ये 1997 का राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम है।
बायोमेडिकल वेस्ट एक बहुत बड़ा वेस्ट ऐसा है जो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर उसका सही से प्रबंधन न किया जाए। 1998 में प्रबंधन और हैंडलिंग, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके प्रबंधन और हैंडलिंग के लिए एक अधिनियम लाया गया और इसमें कचरे का पृथक्करण, निपटान, संग्रहण, आप देखते हैं कैसे कैसे उसमें कचरा अलग अलग रखा जाता है। हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे तो अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, उसमें कैसे जो सिरिंज होती हैं उनको अलग डाला जाता है, जो पट्टी मरहम पट्टी की जाती है वो जो कचरा निकलता है अलग डाला जाता है। तो पृथक्करण करके उनका निपटान कैसे किया जाए या उनको कैसे लेके जाया जाए, हॉस्पिटल से बाहर तो ले जाना है तो कैसे इनको संग्रहण करके उनको ले जाना है, उनको कैसे निपटाना है, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन हैंडलिंग अधिनियम 1998 के तहत किया जाता है। पर्यावरण औद्योगिक परियोजनाओं के लिए स्थल अधिनियम 1999, ये ऐसा अधिनियम है जिसमें ऐसे स्थानों का चयन करने पर जोर दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो। तो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए स्थल कैसे निर्धारित किया जाए इसका जिक्र, और क्या पर्यावरण के लिए अगर वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे खतरनाक है तो उसको वहाँ नहीं लगाया जाएगा। कई बार आप देखते हैं विरोध होता है, पर्यावरण जो मंत्रालय है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो अनुमति नहीं देती है। इसी कारण से ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनियमन और नियंत्रण अधिनियम 2000 का है, जो भी ओजोन परत से नुकसान हो सकता है और उनके ऐसे पदार्थ जो ओजोन से रिलेटेड है उनको कैसे उनका खपत किया जाए, कैसे उनका उत्पादन किया जाए जिससे कि इनसे नुकसान ना हो पाए, ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचे। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उनको अधिनियमित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। क्षयकारी पदार्थ जो भी होंगे उनकी बात इसके अंतर्गत की जाएगी जो ओजोन का क्षय करते हैं। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग अधिनियम 2000, नगरपालिका कूड़े कचरे को साफ कराने का जिम्मा निभाती है और इसका संग्रहण करती है, उसका पृथक्करण करती है, उसका भंडारण करती है, उसका परिवहन भी इसको करना होता है। ले जाके एक जगह पे डिपॉजिट भी आप कूड़े के पहाड़ दे सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, लखनऊ में भी आप आउटर एरिया में जाएंगे तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़, उसमें कई बार आग लग जाती है तो महीनों तक जलता रहता है। तो उस निपटान के जो तरीके हैं उनमें से एक ये भी है, लेकिन अब इतना ज़्यादा कचरा होता है कि वो भी समस्या हो जाता है अगर कहीं पे हम उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग अधिनियम 2000 में लाया गया था। फिर आता है जैविक विविधता अधिनियम 2002, जैविक विविधता से संबंधित है और इसको लागू करके 2003 में राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण जो बनाया गया था, विविधता प्राधिकरण NBA, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में है। कई बार आपसे पूछा जाता है, तमिलनाडु में ये पड़ता है, चेन्नई में, और एक वैधानिक निकाय है ये, और ये जैव संसाधनों के संरक्षण, उसके धारणीय उपयोग की बात करता है। भारत के लिए विनियामक और सलाहकार संबंधी जो कार्य है ये करता है, सलाहकारी संस्था है ये, विनियमन का भी कार्य करता है। तो ये 2002 का जो अधिनियम था उसी के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2002, जब जैव विविधता का आया है उसी समय ध्वनि प्रदूषण का भी ये आया है और इस अधिनियम के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए नियम बनाए गए। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति फिर 2004 की आती है और इसमें संकटग्रस्त जो पर्यावरणीय संसाधन हैं जिन पे पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है तो उनके संरक्षण के बारे में बात की गई थी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। वन अधिकार अधिनियम 2006, ये जो अधिनियम है ये FRA जिसको आप बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। तो इसमें वन में जो निवास करने वाले आदिवासी समुदाय हैं उनके जो पारंपरिक अधिकार हैं, जो पारंपरिक वनवासियों के अधिकार हैं, उनको मान्यता देने का कार्य करता है। कैसे उनकी आजीविका चले, वहाँ पे वो निवास करते हैं, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो ज़रूरत है वो कैसे पूरा हो पाए। तो ये अनुसूचित जातियों और जो अन्य वहाँ पर पारंपरिक रूप से वनवासी लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, जंगलों में निवास कर रहे हैं, तो उनको वन अधिकार कैसे मिले ये प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए, उनके वन अधिकारों को मान्यता इसके अंतर्गत दी जाती है। तो ये 2006 तक के आज़ादी के समय से लेकर 1948 से लेकर 1948 से 2006 के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अधिनियम थे उनको हमने डिस्कस किया। कई अधिनियम इसमें आपको ऐसे लगे होंगे
जो आपको लगा होगा कि यार ये पर्यावरण से रिलेटेड है, लेकिन वो पर्यावरण से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं पर्यावरण पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो IAS प्रेप ऑफिशियल का टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।